एक अलग संविधान घड़ा। देखिए, मैं देश भर में घूम घूम के पूछता हूँ लोगों से कि 370 के विषय में आपकी क्या धारणा है, ये क्या होता है इसके माध्यम से। हम कहते तो हैं सब लोग 370 कहते हैं, लेकिन 370 है क्या भला। तो जो मुझे कमोबेश प्रतिक्रिया मिली, जो समझ उसके बारे में पता चली, वो यही थी कि साहब वहां जाके जमीन नहीं खरीद सकता शेष देश का नागरिक, वहां जाकर संपत्ति नहीं, अचल संपत्ति नहीं ले सकता। यह एक बहुत छोटा सा भाग था। एक बहुत बड़ा भाग ये था कि इस देश का संविधान वहां लागू नहीं होता था। उन्होंने एक अपना अलग संविधान बना लिया, ये 370 इसकी अनुमति देता था। उनका अपना ध्वज था। जब ये प्रावधान नया नया संविधान में आया था, उस समय वहां के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था, वजीर आजम, वजीर आला नहीं। वहां पर सुप्रीम कोर्ट का दखल नहीं था, वहां पे भारत के चुनाव आयोग का दखल नहीं था, भारत के कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का, लेखा परीक्षक का। वो वहां जाकर के बही खाते सरकार के नहीं जांच सकता था कि आपने कहां खर्च किया, कैसे खर्च किया। जो देश के करदाताओं का पैसा वहां जाता था, हजारों लाखों करोड़ वहां पे पिछले 70 सालों में खर्च हुआ। और यही नहीं, फिर यह भी उनको अनुमति थी कि आप अपनी नागरिकता स्वयं परिभाषित कीजिए। और उन्होंने वो परिभाषित की। उन्होंने कहा 1944 तक जो इस प्रदेश में रहते थे वही यहाँ के नागरिक माने जाएंगे। 1944 क्यों? क्योंकि 1944 के बाद, खासकर 46 और 47 में जब विभाजन के दंगे हुए, तो फ्रंटियर प्रोविंस, जिसको आज खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, पेशावर के आसपास का इलाका, वजीरिस्तान का इलाका, स्वात का इलाका, वहां से बहुत बड़ी संख्या में हिंदू और सिख पलायन करके आए। तो सबसे नजदीक जो सीमा थी वो जम्मू कश्मीर की सीमा थी। इसी तरह पंजाब प्रांत के बहुत से लोग, जैसे रावलपिंडी का रास्ता सीधा जम्मू आता था। तो ऐसे हिंदुओं और सिखों को नागरिकता से, वहां की जम्मू कश्मीर की नागरिकता से वंचित किया गया। आप सोचिए कि वो लोग इस देश की लोकसभा के लिए वोट दे सकते थे, वहां की पंचायत में चुनाव लड़ना तो दूर, वोट तक नहीं दे सकते थे, वहां की विधानसभा में वोट नहीं दे सकते थे, वहां अपने बच्चों को शिक्षित नहीं कर सकते थे शैक्षणिक संस्थानों में, वहां नौकरी नहीं कर सकते थे, वहां जमीन, दुकान, मकान कुछ नहीं खरीद सकते थे। ऐसे लाखों की संख्या में लोग थे जो अपने मूलभूत नागरिक अधिकारों से वंचित रखे गए, क्योंकि वो उस परिभाषित परिधि में नहीं आते थे जो जम्मू कश्मीर ने अपने नागरिकों की परिभाषित की थी 370 के अधिकार के तहत। स्वायत्तता की ऐसी विकृति, मतलब पंजाब से, उस भूतपूर्व भारत से दो अन्य लोग भी आए जो भारत का प्रधानमंत्री बन गए, डॉक्टर मनमोहन सिंह, इंद्र कुमार गुजराल। अगर वो कश्मीर गए होते, पंजाब आए तो प्रधानमंत्री बन गए, कश्मीर गए होते तो पंचायती भी नहीं कर पाते। भारत में जो संवैधानिक प्रावधान थे, अब जैसे मूलभूत अधिकारों का प्रावधान है, जम्मू कश्मीर के संविधान में फंडामेंटल राइट्स है ही नहीं, उसका तस्वुर ही नहीं। तो जो शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया मूलभूत अधिकारों में, वहां नहीं था। या आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, मूलभूत अधिकार माना गया, वहां नहीं था। ऐसे 100 से ज्यादा नियम थे, प्रावधान थे भारतीय संविधान के जो वहां लागू नहीं होते थे। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, जो बोफोर्स के बाद राजीव गांधी सरकार ने इस देश को थोड़ा गुस्सा कम करने के लिए बनाया, बहुत बड़ा कानून था जिसके तहत ये कनी मोरी और राजा जैसे लोग, कलमाड़ी जैसे लोग जेल गए, वहां लागू नहीं होता था। आरक्षण वहां लागू नहीं होता था।
और यही नहीं, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि 1958 के लगभग वहाँ के सफाई कर्मचारियों ने कुछ हड़ताल कर दी। तब उस वक्त सुएज और गार्बेज डिस्पोजल इतना इवॉल्व नहीं था, तो वहाँ के प्रशासन ने गुहार की जब हफ्तों महीनों वो नहीं हो पाया, कचरा जमा होने लगा, बीमारी फैलने का डर आ गया, तो उन्होंने पंजाब में प्रताप सिंह कैरों गवर्नमेंट थी, उनसे कहा कि साहब अपने कुछ सफाई कर्मचारी हमें दीजिए, यहाँ जम्मू की तो हालत बहुत खराब है। तो उन्होंने कहा आपने अपनी नागरिकता परिभाषित कर ली है, ये तो बेचारे स्टेटलेस हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से इनको वहाँ का नागरिक मान लेंगे। तो कोई 300-400 वाल्मीकि परिवार जो आसपास के जिले थे पंजाब के, गुरदासपुर था, होशियारपुर था, वहां से वहां भेजे गए और उन्होंने स्थिति संभाली, उनको वहां की नागरिकता मिली। उनकी अगली पीढ़ी जो थोड़ा पढ़ लिख गई, किसी ने कहा टीचर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, वकील बनेंगे, सरकारी नौकरी में क्लर्क, बैंक, इंश्योरेंस, जितने क्षेत्र हैं उनको तलाशेंगे। तो वहां की सरकार ने कहा कि आपके बाप दादाओं को हम इस शर्त पर लाए हैं कि आप मैला ढोएंगे, सफाई कर्मचारी रहेंगे, यदि आपने अपनी वृत्ति, अपना व्यवसाय बदला तो आपको इस नागरिकता से वंचित किया जाएगा। जो 35A का कानून है, जिसको 370 के साथ साथ बार बार उद्धृत किया जाता है, वो नागरिकता परिभाषित करने का प्रावधान है। और उस प्रावधान में ये भी है कि किसी भी नीति और निर्णय को राज्य सरकार के इस देश के किसी न्यायालय में, इस देश के संविधान के किसी प्रावधान के तहत चुनौती नहीं दी जा सकती। तो इस देश की व्यवस्था तो मूक बधिर बनकर ये सब देखती रही। हमारे दलित आंदोलन ने भी अपनी आंखें फोड़ ली, उन्होंने कहा कि हम इसका संज्ञान नहीं लेंगे, इस विषय पर कुछ नहीं बोलेंगे। ऐसी रही विकृतियों की पराकाष्ठा। 370 के अंतर्गत जो परपी, जो इस देश को मालूम नहीं थी, बताया नहीं गया, छुपाया गया उससे, क्योंकि ये प्रावधान किसी विदेशी ताकत ने नहीं डाला था, हमने खुद संविधान में डाला था और हम इसे ढो रहे थे। जबकि डालते वक्त ये तय किया गया था कि ये एक टेम्पररी और ट्रांजिएंट प्रोविजन है। उस वक्त ये पट्टी पढ़ाई गई थी हमारी संविधान सभा को कि देखिए कश्मीर युद्धग्रस्त है, लगभग 36-37% पाकिस्तान के कब्जे में है, मामला UN में है, संक्रमण काल से गुजर रहा है, ये एक तात्कालिक कुछ उपाय हैं, कुछ समय के लिए हैं, इसे मान जाइए, नेहरू जी का आग्रह है। और क्योंकि संविधान सभा में ये तय किया गया था कि कोई भी निर्णय वोटिंग के आधार पर नहीं होगा, सर्वसम्मति से होगा, तो पटेल जी के इस आग्रह को, और पटेल स्वयं एक प्रखर राष्ट्रवादी थे, वो कह रहे थे, तो लोगों, हालांकि कांग्रेस की कार्य समिति ने उससे पहले इसको सिरे से खारिज कर दिया था, नकार दिया था कि ऐसा नहीं कर सकते। डॉक्टर अंबेडकर तो तब भी इससे इतने गुस्साए थे कि वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, भारत के उस वक्त के न्याय मंत्री थे, कानून मंत्री थे। उन्होंने उस सेशन का, उस सत्र का बहिष्कार किया, वो उसमें शामिल नहीं हुए जिसमें 370 को अडॉप्ट किया गया। एकमात्र अपवाद था, वो हर सत्र में स्वयं उपस्थित थे। 370 में जिसमें लिया गया उसमें उन्होंने अपनी अनुपस्थिति दर्ज कराई। ऐसा 370 जो हमारी व्यवस्था ने खुद अपने बेड़ियां डाल दी थी, ये 70 साल लगा रहा, बना रहा। ऐसा लिखा हुआ है संविधान के जिस चैप्टर में, चैप्टर 21 में, जो कि टेम्पररी, ट्रांजिएंट एंड स्पेशल प्रोविजंस में आता है, बना रहा। सबको पता था ये टेम्पररी है, लेकिन ये 70 साल से टेम्पररी चल रहा था। किसी की राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं थी कि इस पर विमर्श भी हो जाए।
हम लोग जब सर्वोच्च न्यायालय में इसके लिए याचिका देते थे, सालों पड़ी रहती थी, उस पर सुनवाई नहीं होती थी। और जब कभी किसी जज ने उस पर सुनवाई की भी तो एक ओरल ऑब्जर्वेशन ये भी दिया कि अब तो ये लगभग परमानेंट ही हो गया है, जिसको लिए लिए आज वहां के पृथकतावादी घूम रहे हैं कि आपके सर्वोच्च न्यायालय ने तो इसको कह दिया था कि इट शुड बी डीम्ड परमानेंट। और जितने भी इंटरलॉक्यूटर्स गए, एक इंटरलॉक्यूटर्स की टीम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने तय की थी, जो कि आपको याद होगा टाइम्स ऑफ इंडिया के एक एडिटर रहे थे, और उनका नाम भूल रहा हूँ, अब नहीं रहे वो, याद आएगा तो मैं बताऊंगा। और साथ में एक M.A. अंसारी थे, एक राधा कुमार थी, कैसे नाम भूल सकता हूँ, खैर। तो इन 3 इंटरलॉक्यूटर्स की टीम ने तो ये भी कहा था कि आप 370 को परमानेंट कर दीजिए, वो टेम्पररी प्रोविजन से हटा दीजिए, क्योंकि ये टेम्पररी प्रोविजन में है, इस वजह से वहां की जो पूरी व्यवस्था है, वहां का जो नेतृत्व है, पॉलिटी है, वो इसके बचाव में हमेशा रहती है, इसके प्रति असुरक्षा की भावना उनमें आ गई है, तो उनको और खुश करने के लिए ये रियायत भी दे डाली है। लेकिन कुल मिला के जो जितनी भी रियायतें हमने दी, विभाजन अपने आप में एक रियायत थी कि जान छोड़ो पाकिस्तान लो, उसके बाद 370 एक रियायत थी कि खुश रहो और भारत में रहो, जैसा करना है, जो करना है करो, लेकिन भारत में रहो। इन सब का प्रतिफल ये हुआ कि जो बचे कुचे हिंदू सिख थे पाकिस्तान में, उनका जातीय संहार हुआ, एक जेनोसाइड हुआ। और जो हम मुट्ठी भर अल्पसंख्यक थे, उनका कश्मीर में जेनोसाइड हुआ, जातीय संहार हुआ। देश भर में अल्पसंख्यक आयोग बने, लेकिन कश्मीर में जो 90% से ज्यादा कश्मीर घाटी की जनसंख्या थी मुसलमान, वो वहां की अल्पसंख्यक थी। हिंदू सिख बौद्ध ईसाई जो थे, उनमें सिख बौद्ध ईसाई भी अल्पसंख्यक थे। जो 5% से कम हिंदू थे घाटी में, वो बहुसंख्यक थे। ये विकृति रही इस पूरी व्यवस्था की, जिसमें अपवाद सिद्ध किए जाते रहे, रियायतें दी जाती रहीं। और उसका भी परिणाम ये नहीं हुआ कि वो अनुग्रह से कुछ झुके चले जा रहे हों। उन्होंने इन बचे कुचों को भी रहने नहीं दिया, क्योंकि वो इसे आपका बड़प्पन, आपकी दरियादिली नहीं मानती थी, वो आपसे आपकी मूर्खता समझती थी और कहती थी कि ऐसी मूर्खताओं का लाभ उठाना चाहिए और जो एजेंडा है उसको आगे बढ़ाने में मदद लेनी चाहिए, मौका है ये। और उन्होंने मौके का फायदा उठाया। तो इसीलिए जो मैंने पहले कहा कि जो औरंगजेब नहीं कर सका, वो इस आजाद भारत में हमने होते देखा। 2014 के बाद जो सत्ता परिवर्तन हुआ, उसने कुछ उम्मीदें जगाई। उसके बाद जो वहां गठबंधन हुए, सरकारें बनी, उनसे वो उम्मीदें धाराशायी हुई। जो निर्णय हुए उससे दिल टूटा। लगा कि अब यहां भी उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। इसलिए 5 अगस्त 2019 को जो 370 का निर्णय हुआ, मुझे ये मानने में कोई संकोच नहीं है कि मेरे लिए भी ये एकदम अनपेक्षित था। मैं उम्मीद छोड़ बैठा था कि मेरे जीवन काल में 370 संविधान से जाएगा, और उसके लिए यह सरकार बार बार
शाबाशी का और धन्यवाद का के अधिकारी हैं और इस देश के प्रत्येक राष्ट्रभक्त को इस निर्णय के लिए आभारी होना पड़ेगा। ये अदम्य राजनीतिक इच्छा शक्ति के परिणाम स्वरूप हो पाया, कोई छू नहीं सकता। यहां तक कि फारूक अब्दुल्ला ने अपने मुंह से कहा कि ये मोदी कितने चुनाव जीत ले नहीं, कितने जन्म ले ले, फिर भी इसको हाथ नहीं लगा पाए। और महबूबा मुफ्ती कहती थी, ये न्यायालय को चेतावनी देते हुए कहा उन्होंने कि जब हमने 35A को चुनौती दी कि इस पर बदलना कुछ तो दूर, इसे छुओगे तो हाथ नहीं पूरा का पूरा जिस्म जल जाएगा और ये देश जल जाएगा और तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं। इस तरह की धमकियां और भपकियां मिलती थी। यही गुलाम नबी आजाद कहते थे, मूर्ख बना रहे हैं, ये करेंगे बनेंगे कुछ नहीं, इसके ऊपर देश की आम राय है कि जैसा है वैसे ही चलेगा। लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। तो इस सब परिप्रेक्ष्य में देखता हूं तो हमारे संविधान पर जो कलंक था 370, वो धोने का काम इस नेतृत्व ने, मोदी जी ने, अमित शाह ने, इस सरकार ने किया है। हम सब अनुग्रही हैं। और जिस तरह काशी में भी एक उद्धार होता दिख रहा है, स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस। अभी भी मशीनें लगी हैं, लोग लगे हैं। यद्यपि ये सौंदर्यीकरण, ये विकास अपनी जगह है, ये हमें कम से कम उस अपराध भाव से, उस हीन भाव से थोड़ा बहुत उतराता है, ऊपर लाता है। लेकिन ये पर्याय नहीं है उसका जो कि होना बाकी है, वो भी होगा। नंदी महाराज को देखकर कल मुझे लगा कि पूरा होगा और हम सब उसे होते देखेंगे। अब आते हैं 5 अगस्त 2019 के बाद की। ये सब तो भूमिका थी और ये जानना आवश्यक इसलिए था क्योंकि उसके बाद जो अपेक्षाएं जगी, देखिए ये किसी युद्ध की घोषणा से कम नहीं था। जब आप 370 को छूते ही नहीं हैं, उसे पूरी तरह निरस्त करते हैं, वो केवल अब एक खोल बचा है हमारे संविधान में। और ये भी एक अच्छी युक्ति थी क्योंकि 370 को हटाने के लिए जो प्रावधान 370 में ही दिए गए थे, वो लगभग उसको असंभव कर देते थे। उसमें था कि अगर आपको 370 हटाना है तो वहां की संविधान सभा से उसकी अनुमति लेनी पड़ेगी। संविधान सभा 1957 में भंग हो गई थी। अब ये इंटरप्रिटेशन का काम था कि संविधान सभा भंग हो गई तो नई संविधान सभा लाओगे क्या, नई संविधान सभा नहीं लाओगे तो विधानसभा को संविधान सभा मानोगे क्या, विधानसभा को संविधान सभा मानोगे तो विधानसभा में जो जिस तरह की इक्वेशंस हैं, जो संख्या गणित है, उसमें तो ये कब संभव हो पाएगा। और कोई तरीके से करोगे तो वो संवैधानिक होगा क्या, वो कोर्ट में टिक पाएगा क्या। तो इन्होंने कहा नहीं, 370 नहीं हटाएंगे, लेकिन 370 की आत्मा को, उसकी रक्त मज्जा को, उसके भीतर जो भी कुछ है वो निकाल के बाहर कर देंगे। और उसमें 370 के अंदर जो परिवर्तन के प्रावधान है उनका उपयोग करते हुए, जो कि पहले भी उपयोग में लाए गए हैं, इसलिए वो न्याय सम्मत है, संविधान सम्मत है, उस परिपाटी का प्रयोग करते हुए 370 के उन सब प्रावधानों को
जिनके माध्यम से ये सब विकृतियां कश्मीर में लागू की गई, उनको लौटाया गया और फिर उन्हीं प्रावधानों के तहत 370 पुनः कभी प्रयोग में न लाया जा सके, उन प्रावधानों को उसमें नष्ट किया गया और केवल उसमें एक बात कहने के लिए उसे संविधान में छोड़ दिया गया कि जम्मू कश्मीर भारत के संघ का अभिन्न अंग है। तो 370 संविधान में है, लेकिन आज वो केवल इतना मात्र कह रहा है। तो 35 से वो 35 से विकृति थी, 370 के माध्यम से जो गई थी वो सब वापस आ गई है। वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स के थ्रू गए थे, उसमें तो संसद को भी अंधेरे में रखा गया था। तो जब आप इस ऐसे युद्ध की घोषणा करते हैं तो ये अपेक्षा है कि 370 की छत्र छाया में जो व्यवस्था पनपी है, और व्यवस्था पनपी है वहाँ के मीडिया में, वहाँ की एकेडेमिया में, वहाँ की ब्यूरोक्रेसी में, वहाँ की पुलिस में, वहाँ की लोअर जुडिशरी में, वहाँ की सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस में, वहाँ की पॉलिटिक्स में जिहाद का शिकंजा कसा हुआ है। अब मैं आपको बार काउंसिल की बात बताता हूँ। बार काउंसिल के वहाँ के अध्यक्ष हैं, उनका नाम है अब्दुल गयूम। हाई कोर्ट के एक जज के सामने बात करते वक्त उन्होंने कहा कि मैं भारत के संविधान को नहीं मानता हूं और भारतीय व्यवस्था में किसी भी संवैधानिक प्रक्रिया को नहीं मानता हूं। तो हाईकोर्ट जज ने कहा, देखिए आपका ये जो वकालत का लाइसेंस है ना, ये उसी संविधान की शपथ लेकर के आपको मिला है, तो आप जिस हैसियत से यहां खड़े हैं वो हैसियत आपको वही संविधान देता है। ऐसा सुनकर इन अब्दुल गयूम साहब ने कहा उस जज को, आई डेयर यू टू डू योर वर्स्ट। कीजिए क्या कीजिएगा, मेरा बिगाड़ लीजिए क्या बिगाड़ सकते हैं। वो जज चुप कर गया उस कोर्ट में। हुर्रियत के सब नेताओं की पैरवी करने वाला ये वकील था, जो वहां की बार काउंसिल ने अपना अध्यक्ष चुन लिया था, और इस कारण से देश के सुप्रीम कोर्ट ने उस बार काउंसिल को डीरिकॉग्नाइज कर दिया था। ये परिस्थितियां थी। वहां की गठबंधन सरकार, महबूबा मुफ्ती और भाजपा की जो गठबंधन सरकार थी, उसने सैयद अली शाह गिलानी के नवासे को, दोहित्र को, बिना किसी इंटरव्यू, बिना किसी परीक्षा, बिना किसी विज्ञापन, उस पोस्ट के विज्ञापन के हायर कर लिया था एज रिसर्च ऑफिसर, जहां रिसर्च की कोई गुंजाइश नहीं, लाखों रुपए की सैलरी पर, और उसे ढोया जा रहा था। हिजबुल मुजाहिदीन का जो सरगना है सैयद सलाउद्दीन, जो मुजफ्फराबाद पाकिस्तान में बैठा है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, उसके 4 बेटे 5 में से सरकारी नौकरी पर थे। वो फोन करता था, मिनिस्टर खड़ा हो जाता था, कहता था यहां पोस्टिंग चाहिए, वहां प्रमोशन चाहिए, मिल जाती थी। ये शिकंजा था। ऐसा अपेक्षा थी कि अब क्योंकि ये तय कर लिया है और कदम बढ़ा दिया है, ये युद्ध की घोषणा है, तो इस दिशा में काम होगा। व्यवस्था में से बीन कर ऐसे भारत विरोधी तत्व निकाले जाएंगे, छांटे जाएंगे, उनको उनके क्रिए की सजा दी जाएगी। वो काम शुरू नहीं हो पाया। कुल मिला के अभी 11-12 लोग पिछले महीने निकाले गए थे। आपको मैं एक छोटा सा और उदाहरण दूं। 1991 में जब चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे 4-5 महीने के लिए, तब कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी में करीब 2,500-3 हजार वहां के नौकरशाह, लोअर एंड मिडिल ब्यूरोक्रेसी इंक्लूडेड, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स ऑल्सो, इन सब ने मिलके एक याचिका लिखी संयुक्त राष्ट्र संघ को कि भारत पर, जम्मू कश्मीर पर भारत का गैर कानूनी कब्जा है, यहां जनमत संग्रह कराया जाए, लिख करके अपने नाम और हस्ताक्षरों के साथ। ये एनोनिमस नहीं थी। हमारे पलायन के बाद ये हालत है। तो
इसका संज्ञान लेते हुए अब सबको कैसे निकालें, क्या करें, तो कुछ 5-6 सरगना चुने गए जिनके ऊपर एक्शन हुआ, उनको नौकरी से निकाल दिया गया। उन 2,500-3 हजार में से सिर्फ 5-6। वो लोग न्यायालय भी नहीं गए इसको चुनौती देने, कुछ नहीं किया उन्होंने। लेकिन 2008 में बिना किसी न्यायालय में गए, किसी का आदेश लिए, इसी व्यवस्था ने उनको वापस नौकरी पर लिया। पुरानी तनख्वाहें जो अरियर्स थे दिए, पुरानी जो प्रमोशन हो सकती थी वो दी, पूरे रिटायरमेंट बेनिफिट्स रेस्टोर किए, माफी मांगकर उनको वापस लिया। दिल जीतने के नाम पर ये सब हो रहा था। तो ये अपेक्षा थी कि उनको वीड आउट किया जाएगा, ऐसा नहीं हुआ। इस देश ने 20 साल हुर्रियत कॉन्फ्रेंस पर हर साल सैकड़ों करोड़ रुपया खर्चा। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस क्या है? वहां के अलगाववादी, जो कि एक बड़ा माइल्ड सा डिस्क्रिप्शन है, सेपरेटिस्ट, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की ओवरग्राउंड वॉइसेस हैं। इन फैक्शंस का एक मिला जुला जमावड़ा है जिसको हुर्रियत कॉन्फ्रेंस कहते हैं। हुर्रियत फारसी का शब्द है, इसका मतलब है फ्रीडम, स्वतंत्रता। इनके नेताओं को, सैयद अली शाह गिलानी को, अब्दुल गनी भट्ट को, अब्दुल गनी लोन को, यासीन मलिक को, मीर वाइज अहमद फारूक को, इन सब को सिक्योरिटी दी, गाड़ियां दी, गाड़ियों में पेट्रोल दिया, हवाई टिकटें के खर्च उठाए, होटल्स के बिलों के खर्च उठाए। और यही नहीं, ये बीमार पड़ते थे तो देश में नहीं दुनिया भर में इनका मुफ्त इलाज कराया। सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च होता था। 2019 तक हर सरकार ने, हर प्रधानमंत्री ने, हर दल ने, पूरी व्यवस्था में ये एक राय थी कि इन्हें पालना है, दामादों की तरह पालना है, इन्हें खुश करना है, इनका दिल जीतना है। आप और मैं अगर पासपोर्ट लेने जाएं तो हमसे पूछा जाता है आपका कोई आपराधिक पास्ट तो नहीं, कहीं मुकदमा तो नहीं चल रहा है। इन लोगों को भारत सरकार पासपोर्ट घर जाकर देती थी। अब यही सवाल बाकी देश भी पूछते हैं वीजा लेने से पहले कि आप लोगों का कोई आपराधिक भूतकाल तो नहीं है, पृष्ठभूमि तो नहीं है। तो भारत सरकार उन देशों से भी अनुशंसा करती थी तो इन्हें वीजा दीजिए। यही नहीं, इनको पाकिस्तान जाने की इजाजत मिली। ये पाकिस्तान जाके शादियां कराए, इन्होंने यहाँ परिवार बसा लिए जिन लोगों को मुकदमे चलाकर फांसी पे लटकाना चाहिए था, क्योंकि इन्होंने हत्याओं की जिम्मेवारी ली। डींगे हाँकते थे, हाँ हमने मारा है। मुशीरुल हक जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर था जिसको इन्होंने मारा। लसकौल दूरदर्शन केंद्र का डायरेक्टर था, श्रीनगर केंद्र का। नीलकंठ गंजू रिटायर्ड जज थे हाई कोर्ट के। प्रेमनाथ भट्ट थे, वकील थे, अनंतनाग के बहुत जाने माने वकील थे। टिकालाल टपलू, सर्वानंद कौल प्रेमी थे। ये तो खैर विभूतियां थी हमारे समुदाय की। सरला भट्ट स्टाफ नर्स थी, गिरिजा टिक्कू थी, लैब असिस्टेंट थी। के साथ गैंग रेप करके इनको टुकड़ों में काटा गया। किसी पर मुकदमा नहीं चला, किसी को दोषी नहीं पाया। दिल जीतने के नाम पर आज भी बिट्टा कराटे जिसने कहा कि मैंने 22 मारने के बाद गिनना छोड़ दिया, छुटा घूम रहा है। उसको बेल देते वक्त अब्दुल रशीद वानी मजिस्ट्रेट ने कहा कि मैं जानता हूं इसने ये गंभीर अपराध किए हैं, लेकिन सरकार इस पर मुकदमा चलाने में इंटरेस्टेड नहीं है। प्रोसिक्यूशन इज नॉट इंटरेस्टेड, सो आई एम फोर्स्ड टू गिव हिम बेल। यासीन मलिक जिसने कहा कि मैंने मारे थे वो 4 एयरफोर्स ऑफिसर जिसमें से एक स्क्वाड्रन लीडर था संजीव खन्ना,
यासीन मलिक पर आज एक मुकदमा चल रहा है, वो हवाला का, कि उसको पैसा मिला था पाकिस्तान से किसी हवाला ऑपरेटर के थ्रू। उस पर फांसी का हत्या का मुकदमा नहीं चल रहा है आज, जबकि टाडा कोर्ट में वो मुकदमा तय हुआ। तो अपेक्षा थी कि ये सब सीधे किए जाएंगे, क्योंकि अब युद्ध की घोषणा हुई है तो इसको युद्ध की तरह लड़ा जाएगा। हमारे जातीय संहार को स्वीकार नहीं किया गया, हमें विस्थापित कहा गया, जैसे हम बाढ़ पीड़ित हों या भूकंप पीड़ित हों। लेकिन उस दिशा में कुछ पेशरफ्त नहीं हुई है। जिन लोगों को कुछ महीने नजरबंद रखा गया, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, सज्जाद लोन, इन सबको बिना शर्त रिहा कर दिया गया। कोई श्वेत पत्र आता, कोई इन पर चार्जशीट लगती, इन पर आरोप सिद्ध किए जाते, नहीं। इनको हमारे प्रधानमंत्री ने चाय पकौड़ी पर घर बुलाया 24 जून को पिछले साल। आज पहला दिन है तो आज से पिछले साल कहने की आदत डालनी पड़ेगी। अब तक मैं कहता था इसी साल 24 जून को कि बताइए कि कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली कैसे हो। इन लोगों ने उस आतिथ्य का अनादर करते हुए वहां जाने से पहले हाथ नचा नचा कर कहा, जाइए पाकिस्तान से बात कीजिए, जाइए पहले 370 रिस्टोर कीजिए, पहले हमें राज्य का दर्जा वापस दीजिए, फिर देखेंगे, फिर बात करेंगे। वो सब अपमान का घूंट पीकर इन सब का आतिथ्य किया गया, इन सबसे पूछा ताछा गया। यही नहीं, और भी कुछ विषय हुए। जैसे मैं अगर शुरू करूं 5 सितंबर को, देखिए यहां कंट्रास्ट देखिए, मैं समझ नहीं पाता है। 5 सितंबर को 5 अगस्त को 2019 को हमारी संसद ने इसको पास किया। 6 और 7 अगस्त तक हमारे राष्ट्रपति ने इन सब प्रावधानों पर हस्ताक्षर किए। पाकिस्तान का रिएक्शन जानते हैं क्या था? हमारे वहां उच्चायुक्त थे अजय बिसारिया। उन्होंने पहले उनको 6 अगस्त को बुलाकर कहा, यू हैव पर्सोना नॉन ग्राटा, आप अपना सामान समेटिए जाइए। फिर उनको लगा कि ये नाकाफी है। उन्होंने 7 अगस्त को उन्हें बुलाकर कहा कि आपके पास 24 घंटे हैं, हम आपको एक्सपेल कर रहे हैं। मुझे याद नहीं पड़ता भारत में पिछले 40 साल में, 50 साल में कभी भी पाकिस्तान के उच्चायुक्त को, जो राजदूत होता है, कभी एक्सपेल किया हो। मतलब हमारी संसद पर हमला हो गया, मुंबई पर हमला हो गया, कारगिल युद्ध हो गया, पुलवामा हो गया, उड़ी हो गया, क्या क्या नहीं हुआ, कंधार हो गया। हमने कभी उनके राजदूत को एक्सपेल नहीं किया। यहां हमारी संसद ने प्रक्रिया के तहत, कोई अंधेरे में नहीं, खुली बहस कराकर अपने संविधान में एक संशोधन किया, जिसके लिए हमारी संसद अधिकृत है। पाकिस्तान ने हमारे राजदूत को एक्सपेल किया। चीन अभी 10 दिन भी नहीं हुए थे, 14 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में चला गया। यह अलग बात है कि वहां 4 अन्य सदस्य जो परमानेंट मेंबर्स हैं 5 में से, उन्होंने कहा कि ये हमारे विचारणीय विषय नहीं है। तो आग्रह करके उसने क्लोज डोर मीटिंग में बिना एजेंडा के इसको उठाया और वहां पर भी असफलता हाथ लगी। उससे भी वो मायूस नहीं हुआ। दिसंबर तक आते आते 2 बार और गए। मुझे याद नहीं पड़ता कि यह देश भारत कभी संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में चीन की कोई शिकायत लेकर गया हो। वो कभी चुनार पर चढ़ दौड़ते हैं, कभी डोकलाम में हमारे सैनिक मारते हैं, कभी अरुणाचल प्रदेश में घुसाते हैं।
हमने कभी ऐसा नहीं किया। और हमारा ये बार बार आग्रह रहा पूरी दुनिया को कि कश्मीर हमारा अंदरूनी मामला है, दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस टू इंटरफेयर इन इट। और दुनिया ने इसे माना। इन पांच में से जो अन्य 4 परमानेंट मेंबर्स हैं, उन्होंने चीन को यही बताया कि दिस इज द इंटरनल अफेयर ऑफ इंडिया, वी हैव नो बिजनेस इन गेटिंग इनटू इट। इससे हमको बल मिलना चाहिए था। दुनिया हमारे साथ खड़ी थी, यहां तक कि इमरान खान ने सार्वजनिक बयान दिया कि भारत का क्लाउड, भारत की डिप्लोमेसी कोई देश सुन के राजी नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज हमें सुन के राजी नहीं है। उस दिन सच में मुझे जो गर्व हुआ कि इस देश की डिप्लोमेसी ने, इस देश की पॉलिटिकल लीडरशिप ने पूरी दुनिया में जो धाक जमाई, ये उसका नतीजा है कि हमारे निर्णयों को पूरी दुनिया स्वीकार रही है। चीन और पाकिस्तान रोते गाते फिर रहे हैं, कोई सुनने को राजी नहीं। यूरोपियन पार्लियामेंट में उन्होंने एक ओपनिंग निकाली और यूरोपियन पार्लियामेंट ने कहा कि कश्मीर में मानवाधिकारों का सम्मान होना चाहिए और हम इस विषय पर चर्चा करने बैठेंगे। तो 28 अगस्त को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ब्रसेल्स गए और ब्रसेल्स जाकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यूरोपियन पार्लियामेंट के नेताओं को वही बात दोहराई जो भारत का आग्रह था कि हमारा अंदरूनी मामला है, इसमें आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। और भारत एक लोकतंत्र है, भारत एक संवैधानिक तंत्र से चलने वाला लोकतंत्र है। यहाँ न्यायिक प्रक्रिया जिंदा है, जीता जागता प्रेस है, हमारे यहाँ ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन फिर उसी यूरोपियन पार्लियामेंट के कुछ 28 सांसदों को छुपते छुपाते हम ले आए भारत और भारत से ले गए कश्मीर पर्यटन कराने कि आइए देखिए सब कुछ ठीक ठाक है और हमें अपना अनुमोदन दीजिए, इसकी पुष्टि कीजिए। जब ये हमारा अंदरूनी मामला है तो ये कमजोरी दिखाने की क्या जरूरत है? और फिर हम अपने ही रेड लाइंस को, अपने ही सिद्धांत का खुद अतिक्रमण कर रहे हैं, तो दूसरों से फिर इसका आदर करने की गुंजाइश कैसे बनाए रखेंगे? और पूछा गया कि इनको आपने बुलाया? कहते नहीं नहीं, ये खुद आए हैं। कौन लेके आया हमें मालूम नहीं। अरे भाई, भारत की संसद के सांसद कश्मीर नहीं जा पाते हैं, उनको आप एयरपोर्ट से लौटा देते हैं, तो यूरोपियन पार्लियामेंट के सांसदों को आप कंडक्टेड टूर कैसे करा रहे हैं? ये भी कुछ जमता नहीं। और फिर यही बात नहीं जमी, भारत में जो स्थित राजनयिक थे उनके 2 डेलीगेशंस और गए, दूसरा 12 फरवरी को गया, 1 जनवरी में गया। आइए कश्मीर में देखिए सब कुछ ठीक ठाक, सब कुछ ठीक ठाक था, वहां से मीडिया रिपोर्ट कर रहा था। ये सब करने की क्या जरूरत है? तो ये एक कमजोरी का परिचय है और वो कमजोरी दिखाई पड़ने लगी जब 12 दिसंबर को भारत की संसद ने सीएए पास किया। सीएए पास किया और 13 दिसंबर को राष्ट्रपति महोदय ने उसको हस्ताक्षर करके उस पर उसका अनुमोदन किया। वो अपने आप में एक लॉ बन गया। 15 दिसंबर को सोनिया गांधी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली की और कहा कि आप घरों से निकल आइए, सड़कों पे आ जाइए, ये आर पार की लड़ाई है, अभी चुप बैठे तो बाद में भुगतना पड़ेगा। ये रैली कुछ 1-2 बजे दोपहर में हो रही थी। 4-5 बजे तक, जहां मैं रहता हूं उससे 2 किलोमीटर आगे उसी मथुरा रोड पर दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की 4-5 बसें फूंकी जाने लगी। पहले उन पर पथराव हुए, सवारियां, औरतें, बच्चे अंदर थे। वो किसी तरह कूद कूद के अभी भाग ही रहे थे कि उन पर तेल छिड़का गया, आग लगाई गई, पत्थरबाजी हुई, नारेबाजी हुई। और जब पुलिस ने उनको दौड़ाया, दबोचा, गिरफ्तार किया, वो भाग करके जामिया मिलिया इस्लामिया में घुस गए। सोचा कि ये तो गढ़ है, यहाँ कहाँ आएंगे। पुलिस वहाँ पर भी घुसी। फिर वो
लाइब्रेरी में जाके उल्टी सीधी किताबें पढ़ के पढ़ने का नाटक करने लगे, ये सब सीसीटीवी में दर्ज है। वहाँ से भी गिरेबान से पकड़ के निकाल करके उनको गिरफ्तार किया गया। तो ये जो शाहीन बाग शुरू हुआ था, ये इनकी माएँ और नानियाँ दादियाँ आके बैठ करके ये कह रही थी कि ये बेकसूर लड़के हैं, इन्हें छोड़ दो। ये उसके लिए बैठी थी, इनको सीए से कोई लेना देना नहीं था, इनको पता ही नहीं था सीए क्या होता है। उसको कन्वर्ट कर दिया गया एंटी सीए धरना, और वो हफ्तों महीनों चलता रहा। दिसंबर जनवरी के महीने में जहां आपको लाठी गोली चलाने की जरूरत नहीं है, 5 फायर ब्रिगेड लगाइए, उसके पानी की बौछार लाठी गोली से ज्यादा होती है, वो एकदम साफ कर देते हैं आप। लेकिन दिल्ली को यूपी से जोड़ने वाली एक मुख्य सड़क महीनों बंद रही, लाखों लोग रेंगते रेंगते उस ट्रैफिक में चलते हैं, कुछ नहीं हुआ। और वहां से दिखाई पड़ने लगा कि आप रिवर्स गियर में हैं। 31 मार्च तक आते आते डोमिसाइल लॉ, एक गेजेटेड नोटिफिकेशन जारी की गई। आपको याद होगा 23 मार्च को लॉकडाउन लगा था, 3 हफ्ते का लॉकडाउन, सब कुछ बंद था, हवाई जहाज, रेलगाड़ी, राजमार्ग, दुकान, मकान, बाजार सब बंद थे। लोग घरों में अपने अपने दरवाजों के पीछे बंद थे, कोरोना की दहशत थी तब। 31 मार्च को, अभी 8 दिन हुए थे उस लॉकडाउन में, हमारे गृह मंत्रालय ने गेजेटेड नोटिफिकेशन जारी की और कहा कि कश्मीर में स्थायी नागरिक उनको माना जाएगा जो वहां 15 साल से लगातार रह रहे हैं, और ऐसे नागरिकों को वहां की सभी नौकरियों पर एकाधिकार होगा, मोनोपोली होगा। यह अप्रत्याशित था। आप उस राज्य को जहां 370 जैसा दुर्ग बना करके देश से अलग रखा गया हो, शेष भारत से लोग न जा पाते हो, न रह पाते हो, अभी उस दुर्ग को तोड़कर आपने उसको समतल किया है। इस देश को एक विधान, एक भूमि बनाया है, और वहां ये 15 साल ऊंची दीवार खड़ी करके आप शेष देश को फिर अलग कर रहे हैं। ऐसा क्यों, क्या मजबूरी है? और फिर एक एक करके सबको बिना शर्त छोड़ भी दिया गया। इससे लगा कि सरकार अपने किए हुए पर कहीं कहीं पानी फेर रही है। और जो अर्जित किया था, देखिए ये बात सही है कि 5 अगस्त 2019 के बाद पत्थरबाजी बंद हो गई। जो लोग अराजक तत्व थे, उद्दंड थे, सहम गए, दुबक गए। उनको पता था कि अब शामत आएगी। इस कालखंड में जब हमको करने का मौका था, इस व्यवस्था को ठीक करने का मौका था, उन्हें चिन्हित करके दंडित करने का मौका था, हमने वो मौका गंवाया। और आज वो जब चाहे, जिसे चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे निशाने पर लेते हैं और मारते हैं। जो लोग वहां उस पलायन में नहीं निकले थे, उनका पलायन शुरू हुआ। एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट था, कृष्णा ढाबा, उसका मालिक 1990 में, वो एकमात्र गुप्कार रोड पर खाने की जगह थी जो शुद्ध शाकाहारी, उसके बेटे को गोली मार दी। एक शिव शक्ति मिष्ठान भंडार था, उस पर बम फेंक दिया। एक स्कूल में गए प्रिंसिपल और टीचर से बाकायदा आइडेंटिटी कार्ड मांग के, टहलते हुए आए, कोई भागते हुए आए और भागते हुए गए, ऐसा नहीं। उनको अलग किया, उठा के गोली मार। एक सुनार था, वो काम करता था वहां पे, उसने डोमिसाइल लिया। उसने कहा चलिए आपने डोमिसाइल की व्यवस्था बनाई है, मैं डोमिसाइल ले लेता हूं। और वो सोच रहा था कि दुकान खरीद लूं जहां पे किराए पे हूं, आज तक खरीद नहीं पाता था।
उसको उसी दुकान में घुसकर उसे गोली मारी गई। एक केमिस्ट था, सबके काम आता था, कोरोना घर दवाइयां पहुंचा देता था, मक्खनलाल बिंद्रू, उसको मार दिया गया। ये सिलसिला शुरू हो गया, ये बताने के लिए कि अगर आपको लगता है कि 370 हटाने से और पत्थरबाजी बंद कर देने से आपने कुछ किला फतेह कर लिया हो तो इस भ्रम में ना रहें। एक उदाहरण और दूंगा और उसके बाद हम लोग प्रश्नोत्तर करेंगे। हमें, मेरे समुदाय को बार बार कहा जाता है, अब तो 370 हट गया, अब तो सब ठीक हो गया, अब चलिए बिस्तर बांधिए जाइए पढ़ो। जम्मू कश्मीर राज्य में कश्मीर घाटी के अंदर एक जिला है हंदवारा। हंदवारा का भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष था वसीम बारी। उसको 11 सुरक्षा कर्मियों की सुरक्षा प्राप्त थी पिछले साल। उस वसीम बारी के घर पहुंच गए। उन 11 में से एक भी सुरक्षा कर्मचारी तब नहीं था। संयोग मान सकते हैं। इन 4 आतंकियों ने, जिहादियों ने उसके पिता को, उसके भाई को और उसको वहां गोलियों से भून डाला। निहत्थे थे ये लोग, लाचार थे। चलिए मैं इसको भी स्वीकार कर लेता हूं कि एक आतंकग्रस्त क्षेत्र में ऐसा संयोग हो सकता है कि आपका सुरक्षा तंत्र आपके साथ नहीं है, और ऐसा भी संयोग हो सकता है कि आतंकवादियों को पता हो आप कहां हैं और वो आपको निशाने पर ले लें और मार दें। इस सबको 1 मिनट के लिए मान भी लें। जो नहीं मान पाता हूं वो ये है कि इन 3 शवों को दफनाने के लिए इलाके के कब्रिस्तान ने कब्र की जगह नहीं दी। और इलाके के मौलवियों ने उनकी नमाज जनाजा, उनकी फातिहा पढ़ने से मना कर दिया। केंद्र में एक राष्ट्रवादी देशभक्त सरकार है, राज्य में गवर्नर का शासन है जो उसी केंद्र शासित सरकार से शासित है। तो इनका जवाब था कि एक जेसीबी बुला के उनके बागीचे में 3 कब्रें खोद के उन्हें गाड़ दिया गया और एक पीएसओ को बुला के उनका फातिहा पढ़वा दिया। अगर इस तरह के उपाय किए जाते रहे, पाकिस्तान का घोषित एजेंडा है 1000 ब्लीडिंग कट्स टू किल इंडिया विद 1000 ब्लीडिंग कट्स। हमें 1000 रिश्ते घाव देकर मारा जाए, ये जिहाद का एजेंडा है। और अब तक जो हमारा जवाब इसको रहा है, 2000 ब्लीडिंग कट्स इज 1000 बैंडेजेस। हम उन 1000 घावों की 1000 पट्टियां, मरहम पट्टियां लेके तैयार बैठे हैं। हमने 2016 में एक उड़ी किया था और 2019 में पुलवामा का जवाब दिया था। कमोबेश हमारा काम जवाबी कार्रवाई का है। यहां आकर के टिकी है सारी कवायद कश्मीर को लेकर। और बहुत से तथ्य हैं, सूचनाएं हैं, वो आगे चर्चा में आए चलेगा। कुल मिला के मैं यहाँ, आपने बहुत धैर्य से सुना।